बोर्ड और बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा सरकार शिक्षक अधिकार अधिनियम 2011 में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत हरियाणा में अब 8वीं की परीक्षाएं फिर से बोर्ड से होंगी। 25 जून को सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया। 6 जुलाई को स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा बोर्ड भिवानी को इसका पत्र भेजा। कोरोना की वजह से अगर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं संभव नहीं हो सकी तो अगले शैक्षणिक सत्र में प्रभावी तौर पर इसे लागू किया जाएगा। अंतिम फैसला सरकार पर निर्भर करेगा कि सत्र में सिलेबस पूरा होने पर बोर्ड परीक्षा करानी है या अगले सत्र में। सरकार के इस फैसले को शिक्षा के स्तर में सुधार के प्रयास से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस फैसले को लागू करने के लिए सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में बदलाव करने जा रही है, पूर्व यूपीए सरकार के समय हरियाणा में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल कोई फेल नहीं पॉलिसी को खत्म करने के लिए बनाई गई समिति में महत्वपूर्ण पद पर रही थी। उन्होंने भी बोर्ड परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। हालांकि सरकार ने अभी 8वीं की बोर्ड परीक्षा ही शुरू करने का फैसला लिया है। तो सवाल सबसे बड़ा यही कि सरकार का ये फैसला शिक्षा के स्तर में कितना सुधार लाएगा, कितना बदलाव इससे होने वाला है। लेकिन सरकार के इस फैसले को शिक्षा के स्तर में सुधार से जोड़कर ही हम देख सकते हैं। इस विषय पर अगर आपकी भी कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई बात है और आप रखना चाहते हैं तो आपके लिए मंच है। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपको दिखा देते हैं कि इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए, और ये नंबरों को नोट कर लीजिए। तुरंत उठाइए फोन, कॉल करिए। आप क्या सोचते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं जो है शिक्षा के स्तर में सुधार की गारंटी हो सकती हैं? सरकार का ये फैसला कितना लाएगा बदलाव? ये तमाम सवाल जो इस फैसले को लेकर के अब उठेंगे और उठ रहे हैं। आप कैसा मानते हैं सरकार का ये कदम? कितना सुधरेगा शिक्षा का स्तर? क्या बच्चे पहले से ज्यादा और गंभीर हो जाएंगे परीक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर? सरकार ने, तत्कालीन यूपीए सरकार ने जो पॉलिसी लाई थी, क्या आप मानते हैं वो पूरी तरह से फेल साबित हुई और यही वजह है कि अब सरकार को दोबारा से 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करनी पड़ रही है? तो जिम्मेदार जुड़ेंगे हमारे साथ, जो देंगे आपके सवालों का जवाब। आप भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और रखना चाहते हैं अपने मन की बात, तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस कार्यक्रम में और फोन कॉल के जरिए आप हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं। तो अब हरियाणा में पहले की तरह से ही बोर्ड परीक्षा शुरू होंगी। 2010 में बोर्ड की परीक्षा होती थी 8वीं कक्षा की, लेकिन 2011 में इसे बदल दिया गया। तत्कालीन यूपीए सरकार ने नियम बदले थे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कोई फेल नहीं, ये नीति लाई गई थी और इसके तहत 8वीं तक जो है हर एक बच्चे को प्रमोट कर दिया जाता था, भले ही वो बच्चा आगे जाने के योग्य हो या ना हो। किसी बच्चे को फेल नहीं करने की नीति तत्कालीन यूपीए सरकार लाई थी, जो चलती जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से अब 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड से कराने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है और इसे जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। सरकार का ये फैसला कितना बदलेगा सूरत हाल, कितना सुधरेगा शिक्षा का स्तर? ये तमाम वो सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं। आपके लिए ये मंच खुला है, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और तुरंत फोन कीजिए और मिलेगा आपको जवाब जिम्मेदारों से। आप भी पूछ सकते हैं इस विषय से जुड़ा अपना कोई भी सवाल या रख सकते हैं अपनी बात, अपनी राय, अपने मन की बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रदेशवासी जो हैं वो क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर, कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? तो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा ये बड़ा फैसला, 8वीं में होंगी फिर से बोर्ड की परीक्षाएं, 8वीं में ली जाएंगी फिर से बोर्ड की परीक्षाएं। सरकार ने इस फैसले को लागू करने का मन बना लिया है और इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी है और इस पर तो 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं फिर से यहां पर होने वाली हैं और सरकार इस फैसले को जल्द अज जल्द लागू कर देगी। इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में तो सरकार पूरी तैयारी इस अपने फैसले को करवाने की कर रही है लागू। तो इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव विनीत पुनिया जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका विनीत जी। थैंक यू कायनात जी, धन्यवाद। विनीत जी,
क्या लगता है सरकार का ये फैसला जो है कितना बदल देगा मौजूदा शिक्षा के स्तर के जो हाल है उसे, और कितनी बदलेगी सूरत हाल? देखिए कायनात जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो सब लोगों से जुड़ा है और इस मामले पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस रहा हूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, जो देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है जी। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसे मामलों पर, पढ़ाई लिखाई के मामले पे, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ऐसे मामलों पर राजनीति का इशू नहीं है, ये तो सुधार का एक प्रक्रिया है जिसपे सुधार होना ही चाहिए और लगातार होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने हजूर आते आते बहुत देर कर दी। 6 साल से पहले ये फैसला हो रखा है कि 6 साल पहले ही ये लागू हो जाना चाहिए था कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू की जाएं। लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करना नहीं करना, ये मैं कहूंगा फिर भी इतने बड़े इश्यूज नहीं है जितना बड़ा इशू ये है कि सरकार अपने सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई करवा रही है। हमारा जो शिक्षा बोर्ड है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जो एक समय में देश में जिसका नाम था, आज वो शिक्षा बोर्ड गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। उसके छप और किसी भी बोर्ड के गिरने और उठने की जो प्रक्रिया है उसका जो सबसे बड़ा मापदंड होता है कि उस बोर्ड के एजुकेशन के स्कूल बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, उसके स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि हमारा जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन था, जो आज से 6 साल पहले बहुत ज्यादा संख्या में स्कूल जो थे हरियाणा के उसी से एफिलेटेड थे, लेकिन अब जो है लगातार पिछले 6 सालों में मैं कहूंगा कि लगातार वो संख्या गिरी है, जो कि हमारे लिए सबके लिए एक चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, उनका विश्वास हमारे बोर्ड पर नहीं है और वो हमारे बोर्ड से सीबीएसई में शिफ्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। उसके अलावा मैं कहूंगा कि सरकारी स्कूलों का जो स्तर है, उनकी जो व्यवस्था है, सरकार की जो रवैया है, वो पढ़ाई के प्रति बहुत ही कैजुअल लगता है। मैं बहुत ही इस मामले पे कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल विनीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा विषय है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत यहाँ पर अफसोस के साथ हम ये कहेंगे कि इस तरह के विषयों को लेकर अक्सर राजनीति होती रही है और ना चाह करके भी ये मामले जो है राजनीतिक रूप ले ही लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश कटारिया भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुदेश जी, आपकी तरफ आऊंगी। और जो यहाँ पर अभी विनीत जी ने कहा और एक सवाल जरूर उन्होंने यहाँ पर उठाया कि फैसला लेते लेते बहुत देर कर दी, इस पर आपकी राय में जरूर लूंगी, आपका पक्ष जरूर जानूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रोहतक से अशोक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। अशोकन जी, अपने टेलीविजन की आवाज को कम कर दें। जी जी, बहुत स्वागत है अशोकन जी, पूछिए, क्या पूछना है? हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। जी नमस्ते। हाँ जी, ऐसा ही है, बच्चों के 10वीं और 12वीं के वैसे रिजल्ट आ जाएगा जी। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं, हम सुन नहीं पाए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो पेपर है ये होंगे या रिजल्ट वैसे दिया जाएगा आगे? जी चलिए, बिल्कुल इसका जवाब हम ले लेते हैं सुदेश जी से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी सुदेश जी। सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जुड़े हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, 2011 में जो राष्ट्रीय एजुकेशन के तहत उन्होंने जो नीति बनाई और जो बोर्ड को छोड़ा गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उनकी सरकार से इनको याद दिलाना चाहता हूँ। जिस दिन से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की 6 साल पहले जब सरकार बनी हरियाणा में, तो हमने एक से बढ़कर एक शिक्षा पद्धति में नए आयाम स्थापित किए। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर का मामला हो, चाहे सक्षम योजना के तहत बच्चों का स्ट्रक्चर मजबूत करने का मामला हो, चाहे अब 8वीं की परीक्षा में बोर्ड को लागू करने का मामला हो, इन्होंने तो बिल्डिंग बनाने पे जोर दिया। बिल्डिंग बनाने में जोर क्यों दिया? कि उसमें घोटाले करते थे, तो भ्रष्टाचार करते थे। कितने घोटाले अगर आप गिनवाओ तो घोटालों का विषय नहीं है।
घोटालेबाजों की सरकार थी, उन्होंने कभी बच्चों के स्ट्रक्चर और उसको क्वालिटी मजबूत करने की बात कभी नहीं की। इन्होंने जोर दिया बिल्डिंग्स बनाने पे कि अगर बिल्डिंग्स बनेंगी, चलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सुदेश जी बीच में आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आपकी बात पूरी लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं, फिर आपसे बिल्कुल इस पर हम आगे बात करेंगे। करीम जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। करीम जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें। जी पूछिए। शुक्रिया आपका। जी 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 कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये अपने बीजेपी के प्रवक्ता जो है चालाकी से जवाब तो दे देंगे, लेकिन इन्हीं नेताओं ने पहली से 8वीं तक के परीक्षा दे के बच्चों को पास किया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो इन्होंने जो बच्चों को पास किया है, तो ये बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चे तो इन स्कूलों में भेजते नहीं है। इनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो गरीब और मजदूर के बच्चे जो हैं, इनको पहली से 8वीं तक के प्रमोट करके पास कर दिया गया है। क्या इनको ये लेबर बनाना चाहते हैं या इनको चपरासी बनाना चाहते हैं? क्योंकि अफसर इनके बच्चे बनेंगे। हालांकि मुझे मालूम है कि कटारिया जी चालाकी से इस बात का जवाब दे देंगे। मैं तो कटारिया जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्चे को पहली से 8वीं तक सही शिक्षा नहीं दी गई तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। 9वीं क्लास उसका निकलना मुश्किल रहता है। कटारिया जी खुद बना दे कि राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है और वंदे मातरम किसने लिखा है, शायद ये भी नहीं बता पाएंगे। धन्यवाद, आप इनसे पूछिए और मेरी बात का जवाब दें आप। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हालांकि सवाल यहाँ पर दोनों ही पार्टी के जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सदस्य प्रवक्ता, उनसे सीधे तौर पर बनता है कि एक ऐसी नीति जो बच्चों को बिना फेल किए या बिना उनकी योग्यता को जांचे परखे आगे प्रमोट करने के लिए बना दी गई थी, उससे बच्चों का कितना बौद्धिक और शैक्षणिक विकास हो सकता था, ये अपने आप में समझा जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर विनीत जी आपसे भी और सुदेश जी आपसे भी। सुदेश जी। जी कायनात जी, सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं। जिस प्रकार से हमारे अभी जो वक्ता जुड़े थे उन्होंने सवाल किया, तो मैं पहले बता दूं, प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जो पिछले कार्यकाल में जो हमारी विधानसभा चली थी, विधानसभा के माध्यम में विधानसभा में पूरे मंच पे उन्होंने कहा कि हमारा एक एक नेताओं के बच्चे और सरकारी अधिकारियों के बच्चे कंपलसरी है कि वो सरकारी स्कूल में दाखिला ले। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसा था। कायनाती में याद दिलाना चाहता हूँ। और जो ये शिक्षा पद्धति सुदेश जी इस अपील का कितना असर हुआ? सुदेश जी मैं पूछना चाहूंगी आपसे, सुदेश जी कितना इस अपील का असर हुआ बीजेपी नेताओं पर? आने वाले समय में IAS, IPS या किसी चीज की परीक्षा दे तो उसका स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हमने 8वीं बोर्ड का लागू किया। और 2011 बोर्ड तोड़ने का काम किसने किया? कांग्रेस से सवाल बनता है, कांग्रेस बताए कि बोर्ड तोड़ने का काम इन्होंने क्यों किया था? कि हर व्यक्ति हर वो बच्चा 8वीं में चाहे पास हो चाहे फेल हो, उसको पास कर दिया जाए। उनका स्ट्रक्चर कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने सक्षम योजना के तहत बच्चों को मजबूत करने का काम किया। हमने आधार से जोड़कर उन बच्चों को चिन्हित किया जो स्कूल में एडमिशन तो होता था लेकिन स्कूल में पढ़ने नहीं आते थे। हमने उन स्कूलों को चिन्हित किया जहां पर एक एक और दो बच्चे थे, उनको हमने मर्ज करने का काम किया। ऐसे स्कूलों का मर्ज करने का काम किया। इन्होंने स्ट्रक्चर के नाम पर लूट मचाई। और मैं बता दूं कायनात जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो मुख्यमंत्री थे जो बच्चों के हाथ में कटोरा देके चले गए। स्ट्रक्चर मजबूत करने की बजाय मिड डे मील को लागू करने का काम इन्होंने किया, जिसमें भ्रष्टाचार जोरों पे किया। हमने बच्चों का बेस मजबूत करने का काम किया। उसी के लिए एक ऐतिहासिक पहल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की, जो 8वीं का बोर्ड लागू करके हमने बच्चों का स्ट्रक्चर मजबूत करने का काम किया। चलिए बिल्कुल सुदेश जी आऊंगी मैं। कांग्रेस से तो आप सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल मेरा भी आपसे है। अभी आपने जो सीएम साहब की अपील का जिक्र किया कि सीएम साहब ने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। तो ऐसे जरा हम चाहेंगे अगर कोई आंकड़ा हो आपके पास में तो वो जरा यहाँ हमें भी बता दें, ताकि पता तो चल जाए कि उस अपील पर कितने लोगों ने अमल किया है। चलिए आपके तरफ आएंगे, लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। नरेश हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका नरेश। कहाँ से बात कर रहे हैं पहले तो ये बताएं, और किससे सवाल है? हाँ जी, नरेश बोल रहा हूँ अम्बाला से जी। गुड इवनिंग, नरेश फ्रॉम अम्बाला। जी नरेश जी पूछिए सवाल।
हाँ जी, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। तो ये डिसीजन पहले क्यों लिया गया था कि बंद क्यों किया गया था ये? इस डिसीजन से जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो है गैप जो आ गया था एजुकेशन के स्टैंडर्ड में, वो अभी सरकारी स्कूल का अच्छा हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जानी चाहिए। 8th तक के जो टीचर थे वो बिल्कुल ही लापरवाह हो गए थे, रिजल्ट उन्होंने अपना बनाना था। अभी जो है रिजल्ट जो बोर्ड हो जाएगा 8th का, तो वो मेहनत करेंगे, बच्चे 9th पे अपडेट हो जाए के आएंगे और 10th में का रिजल्ट इससे बहुत सुधरेगा जी। और ये तो मैं कहता हूँ 5th के लेवल से हो जाना चाहिए बोर्ड। कोई एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होना चाहिए। इंटरनल इवैल्यूएशन तो टीचर ने ही पढ़ाना है, टीचर ने पेपर लेना, टीचर ने चेक करना है, वो क्यों फेल करेगा अपने बच्चों को? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जुड़ी हैं, कौशल्या हमारे साथ नारायणगढ़ से। कौशल्या जी स्वागत है आपका। जी बिल्कुल विनीत जी आती हूँ आपकी तरफ और आप ही से सवाल होगा अभी। जी नमस्कार जी। जी जी कौशल्या जी हम सुन पा रहे हैं, जल्दी पूछिए सवाल अपना। हाँ मैडम जी, बात यह बोर्ड तो चलो अच्छी बात है, मतलब बच्चों की मतलब भी भविष्य सुधरेगा बोर्ड के, उससे पढ़ाई अच्छी होगी। पर मैडम जी ये बताओ जो ऑनलाइन मतलब भी करी है, बच्चों के समझ तो कुछ आता ही नहीं। तो ये बताओ मैडम जी, ये मतलब बीजेपी मतलब भी क्या कर रही है? कभी कहती है फीस भरो सारी, कभी कहती है भरो ना। ये तो ना मतलब भी जो परिवारों के लिए एक मुश्किल का समय चल रहा है इस टाइम। हाँ तो कहाँ से बच्चों की फीस भरे? प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा मंत्री को दिखता नहीं भाई, जब तो कह दिया घर में बैठे कोरोना फैल रहा, आप कहाँ से भरे बच्चों की फीस, ये बताओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कौशल्या जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक सवाल विनीत जी से और एक सवाल कटारिया जी से। एक और दर्शक यहाँ राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से, वो भी कुछ यहाँ पर पूछना चाहते हैं। जी राजकुमार जी स्वागत है, पूछिए। जी आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का स्तर इस कदर गिर चुका है कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। रोहतक के कई स्कूलों के मालिक अपने विद्यार्थियों को पास करवाने के लिए अभिभावकों से 1000 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से लेते हैं, ताकि स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर दिखाकर स्कूलों का नाम चमकाया जा सके। ये पैसा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक जाता है, ये जांच का विषय है। थैंक यू मैडम। चलिए बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक कड़वी सच्चाई हकीकत यहाँ पर उन्होंने बयां की है, बेहद यहाँ पर गंभीर विषय है ये कटारिया जी। बिल्कुल मैं इस पर आपसे बात करूंगी कि इसको कैसे सरकार देखेगी, क्या इस मामले में किया जा सकता है कि ये जो साठगांठ करके ये काम जो हो रहा है अपने स्कूल के नाम को चमकाने के लिए, ये भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य, जो प्रदेश का भविष्य है, उसको भी अंधकार में धकेलने की तैयारी है। विनीत जी जो शिक्षा नीति पहले की रही उसको तो लेकर सवाल उठ ही रहे हैं कि आखिर क्या सोचकर, क्या समझकर ये लागू कर दी गई और बाद में उसकी समीक्षा क्यों नहीं की गई, सवाल ये भी है। देखिए मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा, आपके सवाल पे आऊंगा उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, कटारिया साहब, मैं आपसे बहुत सादर निवेदन कर रहा हूँ कि देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो सब कुछ देख रही है। आप उनको बुद्धू समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। वो सब देख रहे हैं कि आपने 6 साल में शिक्षा का क्या हाल किया है। आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी गलतियों से कांग्रेस सरकार का नाम लेकर बच नहीं सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, समय का भी रेशो बताए, मैं भी बताऊंगा। आप प्लीज साथ साथ अमेंडमेंट करें इस बात में। आप उस समय के कार्यकाल का भी साक्षरता रेशो देखो और मैं भी आपको क्या आप लोगों ने योजना कृपा करके 6 साल की योजना बताता हूँ। कृपा करके क्या किया प्रदेश, ये भी जानना चाहता है। चैनल के माध्यम से सुदेश जी जब आपकी टर्न आए मैं आपको भी मौका दूंगी। सुदेश जी ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो फिर नई बात हो सकती है। प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है। धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, प्रदेश की जनता सब देख रही है, सब बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए। नंबर 1 बात, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपके आने से पहले कहा था और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। देखिए पढ़ाई का जो इशू है, ये देश के भविष्य का, प्रदेश के भविष्य का इशू है। ये सब देश की, हमारी जो अगली पीढ़ी है उसका क्या होगा, उसका मुद्दा है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता।
ये आपको हर चीज पे राजनीति ढूंढने से बाहर आना चाहिए, हमें बचना चाहिए इन चीजों से। नंबर एक बात। नंबर दो मैं कहूँगा, इसीलिए बोर्ड खत्म करके बच्चों को गर्त में डालते गए थे। आप सुदेशी, जो नियम बनाया, उस समय जो पद्धति बनाई, आप धैर्य रखिए ना। और गर्त में डालने के लिए क्या था? क्या भविष्य बनाने के लिए क्या था? ये आरोप प्रत्यारोप बाद में कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एक बेहद गंभीर विषय को लेकर बात कर रहे हैं, क्या ठीक है क्या नहीं। सोनिया जी बताएं इस बात को। क्या आप लोगों ने निर्णय लिया? चलिए, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। कमलेश जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। कमलेश, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए, और सवाल किससे है? हेलो जी कमलेश जी। हेलो जी कमलेश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी जी मैं ये पूछ रही थी, तो 10वीं वाले बच्चों ने बोर्ड का दिया हुआ है, उसका क्या अभी भी रिजल्ट आएगा या क्या है जिसका? चलिए, बिल्कुल हम इस बारे में ज़रूर यहाँ पर जवाब लेंगे। सुदेश जी से बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, अपना नाम बताइए। दीपक, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए, और सवाल किससे है? जी दीपक, हमें सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से। जी विनीत जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि ठीक है कि नीति यहाँ पर लागू की गई थी शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए, और साथ ही बच्चों पर ये जो प्रेशर बनता जा रहा था मानसिक तौर पर, और कई घटनाएं भी एक सामने आई थी कि बच्चे यहाँ पर डिप्रेशन में जाके, या रिजल्ट के डर से, या फिर पढ़ाई को उसकी पढ़ाई के डर से, परीक्षा के डर से आत्महत्या तक का कदम उठा रहे थे। इसको देखते हुए यूपीए सरकार एक नीति लेकर आई, लेकिन उस नीति का पूरा उल्टा असर ही देखने को मिला। बच्चे जो हैं पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं रहा। लेकिन सवाल ये कि ये नीति लाई गई अच्छे मकसद से, नियत से, समीक्षा क्यों नहीं की गई बाद में इसकी? देखिए, मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। अगर भाजपा के प्रवक्ता थोड़ा सा धैर्य से सुने प्लीज। देखिए, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई थी यूपीए सरकार, जो कि लाया गया था कि पूरे देश में सभी बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिले, सबको एजुकेशन मिले। एजुकेशन जो है सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित ना रहे, गरीब से गरीब को भी एजुकेशन मिले, सब हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचे। उसके तहत ही यूपीए सरकार ने काफी एक मंत्रणा करके, जिसमें भाजपा के मुख्यमंत्रियों से, भाजपा के शिक्षा मंत्रियों से, कांग्रेस के शिक्षा मंत्रियों से, पूरे देश के विभिन्न राज्यों से डिस्कशन होके, एक्सपर्ट से डिस्कशन होके, सभी के राय मशवरे से ये फैसला लिया गया। जी, लेकिन क्या हुआ कि उसी समय 2014 में ही ये फैसला हो गया था कि इसकी जगह एजुकेशन वापस स्कूल जो है बोर्ड के एजुकेशन की पढ़ाई टेस्ट होने चाहिए। लेकिन इन्होंने 6 साल देर कर दी उस फैसले को लागू करने में। नंबर एक बात, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये फैसला 6 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर कोई स्टेप सरकार लेती है और वो कामयाब नहीं होता, तो दूसरा स्टेप लिया जाता है। इसमें कोई परहेज नहीं होता कि हमने एक फैसला ले लिया, अगर नोटबंदी इन्होंने गलत फैसला किया तो उस गलती को मानने की बजाय उस गलती पे गलती करते जाएंगे, उससे कुछ लाभ नहीं होता। तो 2014 से पहले ही फैसला लिया जा चुका था कि इसको बदलना चाहिए, और फैसला ले लिया गया था। पूजा जी बताए, आज का भी बताए, उस समय क्या था, उस समय मेवात की हालात क्या थी 2011 में, आज मेवात की हालात क्या है? चलिए इस पर जरूर आएंगे। कुछ और दर्शक जुड़ गए हैं, वो भी सवाल यहाँ पर करना चाहते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से, और सुरेंद्र कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। सुरेंद्र, स्वागत है, जल्दी सवाल पूछिए अपना, किससे है? हेलो जी सुरेंद्र जी। मैडम जी, ये जो सरकारी स्कूलों में खिचड़ी का जो प्रावधान है ना, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये तो हरियाणा में इसकी जरूरत तो है नहीं जी, इस पढ़ाई के ऊपर जोर होना चाहिए इसका तो। हाँ जी, यानी मिड डे मील को कह रहे हैं आप कि ये मिड डे मील बंद होना चाहिए? मिड डे मील को जी, इसको क्या जरूरत है जी हरियाणा में? जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, स्वागत है आपका, पूछिए किससे सवाल है? राजेश जी। राजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। पूछिए जल्दी अपना सवाल, किससे है? सवाल बोलूं जी? जी पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो आपने ये शिक्षा हाँ जी, सुन पा रहा हूँ।
अपनी टीवी की आवाज को पहले तो कम कर दें और फिर बात करें। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो ये आपने शिक्षा ऑनलाइन कर दी है, जिन बच्चों के पास वो स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे कर पाएंगे पढ़ाई? चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी सुदेश जी। सबसे पहले तो जो इससे कई दर्शकों ने सवाल अपने अलग अलग आए हैं यहाँ पर, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। कायनात बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो हाथ में जो कटोरा बच्चों को पढ़ाई की जो जहाँ स्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो, उसकी जगह जो कटोरा हाथ में दिया गया वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की देन थी। बिल्कुल मैं उसकी बात से सहमत हूँ। हमारा जो एक कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भरता की तरफ हरियाणा के कदम, जो हरियाणा प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ते कदम है। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, जिस प्रकार से प्रदेश एक से बढ़कर एक फैसले शिक्षा नीति में भी और प्रदेशों में और भी जोर कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हाथ में कटोरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस लेके गई थी, इसको भी हम भिजवाने का काम करेंगे। हमने बच्चों का सक्षम मजबूत करने का कदम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। जरूर आपसे मैं बोर्ड की परीक्षा करके हमने सक्षम योजना के तहत बच्चों को मजबूत करने का काम किया। ये बताएं कि 10 साल के कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा नीति में क्या किया। हमने ऑनलाइन जो ट्रांसफर नीति वो लेके आए, जो पूरे देश में एक बल्कि न्यायपालिका द्वारा छपाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी किया गया। ये बताएं सुदेश जी, कुछ जो दर्शकों के सवाल आए थे, आप विनीत जी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों ने जो सवाल किए मैं चाहती हूँ उसके भी जवाब आप जल्दी जल्दी दे दें। सुदेश जी, जो दर्शकों ने यहाँ पर 2-3 सवाल उठाए, एक तो ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के ये सवाल किया कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कैसे पढ़ाई करें, और फीस भी यहाँ पर अभिभावकों को स्कूलों में भरनी पड़ रही है, ये तो एक समस्या। एक और ये सवाल आया था कि सरकार जो है अभी किस तरीके से और सुधार करने की कोशिश कर रही है शिक्षा के स्तर में। देखिए कायनात जी, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कोरोना से जो कोरोना का संक्रमण जो पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में छाया हुआ है, उससे सारा प्रदेश जूझ रहा, पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है। एक ऐसे विकसित देश इटली, अमेरिका जैसे मुंह की खा चुके हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल हमने जो कोरोना से बचने के जो उपाय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकार द्वारा किए गए, तो बहुत सेफ जो हरियाणा आज परिस्थिति में है, जो उसका श्रेय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। कायनात जी, ऑनलाइन जो शिक्षा पद्धति हमने चलाई, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हर बच्चे के पास वो मोबाइल नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में सरकार ने कदम उठाने की कोशिश कर रही है कि गरीब बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल देने की एक नई नीति बनाने पर। और एक और सवाल हो रहा है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ये भी काम कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से इस संक्रमण के विषय के उसमें कार्यकाल में इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। एक और सवाल कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट भी कुछ लोगों ने पूछा, कब तक आ जाएगा? सुदेश जी, अगर इस संबंध में आप बता सकते हैं तो। मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कदम शिक्षा पद्धति में आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। गरीब बच्चों को हम लैपटॉप और मोबाइल देने का भी काम करेंगे। सुदेश जी, 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये भी कई हमारे दर्शकों का सवाल रहा। ये तो आने वाले कुछ समय में हमारे शिक्षा मंत्री और बोर्ड वाले जो मेंबर्स हैं वे बैठ के निर्णय करेंगे। जल्दी आपको इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। जी विनीत जी, जल्दी से आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। 2 सवाल करना चाहता हूँ। जी 2 सवाल करना चाहता हूँ, बहुत ही जरूरी है। सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। एक तो मुझे कृपया ये बताएंगे कि पिछले 6 साल में आपकी सरकार ने कितने पद खाली हैं आज के दिन, कितने भर्तियां की, कितने आज के दिन पद खाली हैं, और कितने नए स्कूल बनाए और कितने चलते हुए स्कूल बंद किए। आपको कृपा करके इन सवालों का सीधा जवाब दे दीजिएगा। और एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 895 बच्चे हमने भर्ती किए, टीजीटी फिजिक्स के हमने 662 किए, टीजीटी खाली कितने हैं? 895 किए, टीजीटी कितने रिटायर हुए? रिटायर कितने हुए? भर्ती कितने? बता रहा हूँ, अब आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा, समय लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। टीजीटी 40 के हमने 442 हमने भर्ती किए, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, हमने पीजीटी, हमने जेबीटी की भर्ती की। लेकिन आप लोगों के कार्यकाल में जो भी भर्तियां हुई, चाहे पीटीआई की भर्तियां हो, चाहे जेबीटी की भर्तियां हो, आज जेबीटी भी जो आप लोगों ने जो 1900 परिवार रोड पे छोड़ के गए थे, उनको भी रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक कार्यकाल में हुआ। चलिए, मैं बस एक अंतिम ये आपसे दोनों से जानना चाह रही हूँ कि ये फैसला जो है, वक्त मेरे पास बहुत कम है विनीत जी, ये फैसला जो सरकार ने लिया है, इस फैसले का कितना आप मान रहे हैं कि प्रभाव पड़ेगा आगामी जो सत्र होगा उसको लेकर के, और बच्चों को कितनी ज्यादा इसके बाद जो है सहूलत होगी?
जी कायना जी, मैं सुन नहीं पाया। विनीत जी देखिए सुनिए, मैं आपको देखिए कायना जल्दी जी से ऐसा है जी। कि धर्मपाल जी के पास असली मुद्दों का कोई जवाब नहीं है, असली इश्यूज को कोई जवाब नहीं है। हर चीज के लिए मुख्यमंत्री जी की वाहवाही है। इन्होंने सिर्फ मैं नहीं, आप मानते हैं ये फैसला अच्छा है बच्चों के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए फैसला बहुत बेहतर है और अच्छा है? पद्धति को लेकर आज शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए नहीं है, अपने इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या क्या कदम उठाए, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सुदेश जी सुदेश जी इसमें चलिए बस एक सिंपल छोटा सा सवाल सिंपल उसका जवाब दे रहा बता हूं दीजिए आपको। कि इतना वक्त क्यों लग गया इस फैसले को प्रभावी करने में, जब असर यहाँ पर दिख रहे थे कि पिछले फैसलों का नीतियों का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है और परिणाम कैसे आ रहे हैं, तो इतना वक्त क्यों सरकार लगा? आने के बाद जो टीचर्स, हेडमास्टर, केबीटी टीचर, चाहे कोई प्रोफेसर हो, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और मिनिस्टरों के चक्कर काटा करते थे। हमें ऐतिहासिक सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहली कदम से जो फैसला लिया, ऑनलाइन ट्रांसफर का दिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत सारा अंतर हुआ। जो लोग चंडीगढ़ के चक्कर लगाया करते थे, विनीत जी बस मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, क्या मानते हैं कितना बदलाव हो जाएगा अब इससे? मजबूत करने का काम किया। विनीत जी 8वीं की परीक्षा का ऐतिहासिक फैसला हमने लिया। और चलिए, विनीत जी। हमने प्रवेश उत्सव बनाया, हमने बहुत सारे जल्दी विनीत जी अपनी बात रखिए, मुझे जल्दी से चर्चा को समाप्त भी करना है। आपको इनका माइक बंद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रुकेंगे। देखिए कायनात जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो इनसे जरा पूछ लीजिए हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको सबको। शैक्षिक योग्यता की बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरोप प्रत्यारोप पर ही बात यहाँ पर लग रहा है कि गोल गोल घूमती रहेगी और सीधा जवाब यहाँ पर कोई नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा सरकार ने 8वीं की परीक्षाओं को फिर से बोर्ड से करवाने का फैसला कर लिया है, जल्द ही ये फैसला लागू भी कर दिया जाएगा। सरकारें अपनी और आपकी जरूर यहाँ पर करती हैं और जो भी पार्टी आती है वो हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार ये कहते हुए मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश भी जरूर करती है, लेकिन सरकारें कोई भी हो जो फैसले लेती हैं, नीतियां बनाती हैं, उनके परिणाम जो होते हैं वो दूरगामी होते हैं और ये परिणाम जनता को सीधे तौर पर जो है वो असरअंदाज करते हैं। अब सरकार ने एक और यहाँ पर फैसला ले लिया है, देखने वाली बात यही रहेगी कि भविष्य के लिहाज से ये फैसला कितना ज्यादा जो है वो फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।